नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं दो और टॉपिक्स, जो है कार्नोट थ्योरम और कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। सबसे पहले हम कार्नोट थ्योरम देखते हैं, ठीक है। कार्नोट थ्योरम को देखने से पहले उसका स्टेटमेंट जो है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है, उसको भी समझेंगे, और उसके बाद उसकी कोरोलरी जो है वो अपने आप आराम से समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कार्नोट थ्योरम क्या है, तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। स्टेटमेंट ये है कि ऑल द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक, नन हैज द हायर एफिशिएंसी देन अ रिवर्सिबल इंजन, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये कहना क्या चाहता है, तो उसके लिए एक फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी जो बुक है पीके नाग, उसी में से ये फिगर मैंने ली है। तो ये जो फिगर है उसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे एक सोर्स है जो कि T1 टेम्परेचर पे है, यहाँ पे एक सिंक है जो कि T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल द हीट इंजन्स। हीट इंजन यहाँ पे दो है, जैसा कि है, पहला है ए, दूसरा है बी। ए को बोल रखा है ई ए, बी को बोल रखा है ई बी, ठीक है, ई ए एंड ई बी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ई ए जो है वो एक एनी हीट इंजन है। एनी हीट इंजन मतलब एक रेगुलर हीट इंजन, राइट। फॉर एग्जांपल एक पेट्रोल इंजन हो गया, वो एक रेगुलर हीट इंजन है। एक स्टीम पावर प्लांट हो गया, एक रेगुलर हीट इंजन है, ठीक है, जो कि एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, ठीक। ई बी जो है दैट इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन, ठीक है। ई बी क्या है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। रिवर्सिबल मतलब क्या है, जो कार्नोट साइकिल पे चलता है उसको बोलेंगे रिवर्सिबल हीट इंजन, राइट। अब क्या लिखा है, देखो पढ़ो फिर से। ऑल द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स, गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स विच इज एट T1, गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक विच इज एट T2, और उन दोनों के बीच में दो हीट इंजन काम कर रहे हैं, एक है ई ए, दूसरा है ई बी। हीट इंजन कैसे काम करता है, तो सोर्स से जो है वो हीट लेता है और कुछ जो है वो वर्क आउटपुट देता है, और सिंक को जो है वो हीट डिलीवर करता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ई ए जो है वो Q1A जितनी हीट वहां से, मतलब सोर्स से ले रहा है, वर्क कर रहा है, सिंक को दे रहा है। ई बी जो है वो Q1B जितनी हीट सोर्स से ले रहा है, वर्क कर रहा है और सिंक को दे रहा है। जब इस तरह से कोई भी हीट इंजन काम करते हैं तब क्या होता है, कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। तब कार्नोट कहते हैं नन हैज द हायर एफिशिएंसी देन द रिवर्सिबल इंजन, मतलब कि रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा एफिशिएंसी किसी की भी नहीं आ सकती है, ठीक है। कब नहीं आ सकती है, अगर सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सभी इंजन अगर इन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा सभी हीट इंजन से ज्यादा होगी। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको थ्योरी मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन, ठीक है। तो किसी भी और हीट इंजन से रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो है थ्योरम। अब आप कहोगे कि नहीं, प्रूव करके दिखाओ, राइट। हाँ, मुझे पता है आप नहीं कहोगे, मान लेते हो ना आप कि भाई हाँ सर कह रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन प्रूव करके दिखाते हैं, ओके। तो प्रूव करने के लिए ना हम क्या करते हैं, पहला उल्टा एजम्पशन लेते हैं कि लेट अस अस्यूम कि भाई एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। ए क्या है इधर, नॉन रिवर्सिबल हीट इंजन है, बी क्या है इधर, रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो हमने क्या एजम्पशन लिया है, कार्नोट थ्योरम से उल्टा एजम्पशन लिया है। आई बात समझ में, रिवर्स एजम्पशन, उल्टा एजम्पशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तुम समझ रहे हो, इसको आगे जाके डेवलप करेंगे और देखेंगे कि क्या ये गलत साबित होता है। अगर हमारा एजम्पशन गलत है, उसका मतलब ये है कि कार्नोट थ्योरम सही है। आ रहा है समझ में, ठीक है। मतलब हमारी आदत होती है ना, दुनिया से उल्टे चलते हैं, तो हम दुनिया से उल्टे चल रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता है एनी हीट इंजन, क्यों रिवर्सिबल से ज्यादा नहीं हो सकता है,
उसको समझने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ कि इफिशियंसी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा? इफिशियंसी का फॉर्मूला है कि भाई क्यू सप्लाई जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, वर्क नेट आउटपुट जो है वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा। मतलब अल्टीमेटली तो यही है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, कि भाई तुमने कितना इनपुट दिया तो जो भी सप्लाई हीट थी वो, तुमने कितना आउटपुट लिया तो कि नेट आउटपुट था वो। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला जो अपना इंजन है, ए इंजन है, उस वाले केस में Q1B इज योर सप्लाइड हीट। ठीक है, Q1A, सॉरी Q1B कहाँ लिख रहा हूं मैं, Q1A है। ठीक है, अभी ए इंजन है तो ए ही आएगा ना भाई, Q1A। ठीक है, उसी तरह से सामने अगर आप देखोगे तो Q1B यहाँ पे सप्लाइड हीट है। ओके, वर्क कितना मिला तो पहले वाले इंजन में मिला WA, दूसरे वाले इंजन में मिल रहा है WB। फिगर में देख रहे हो, राइट। चलो ये तो फिगर से आया है। अब इधर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका सोर्स का टेम्परेचर फिक्स है, सोर्स का टेम्परेचर आपका फिक्स है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो कि लेट Q1A और Q1B सेम है, Q1B और Q1A सेम है, लेट्स से इट इज Q1। ठीक है, तो अगर आप ये मानोगे तो फिर हो गया ना काम, तो फिर हो जाएगा WA इज मोर देन WB। मतलब कि वर्क डन बाय द इंजन A विल बी मोर देन वर्क डन बाय द इंजन B। मतलब कि एनी इंजन जो भी इरिवर्सिबल इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन से ज्यादा काम कर रहा है। ये बात हमने समझ ली। ठीक है, चलो ये थोड़ा ध्यान में रखना, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा आगे इसके ऊपर थोड़ा काम आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि क्योंकि सिंस योर इंजन B, मतलब कि जो आपका इंजन B है, EB है, EB इज अ रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, इंजन B तो रिवर्सिबल है ना, तो चलो उसको रिवर्स करते हैं। ओके, सो लेट्स रिवर्स इट। तो रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स करने का बहुत ही आसान तरीका है, इधर फिगर में देख लो आप। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो ये फिगर भी पी के नाग से ही ली है भाई, सब कुछ पी के नाग में से ही है। ठीक है, तो सोर्स T1, ठीक है, सोर्स सिंक T2 वो सेम, ए को एज इट इज रखा क्योंकि ए को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एनी हीट इंजन है, वो नॉन रिवर्सिबल है। लेकिन B इज रिवर्सिबल तो पूरा उसको रिवर्स कर दिया, EB इज रिवर्स्ड हियर। तो देखो पहले अगर आप देखोगे ना तो ये था, देखो Q1A Q1B ऊपर से आ रहा था, मतलब सोर्स से आ रहा था, सिंक में जा रहा था ना। अब तो उल्टा हो गया भाई कि भाई सिंक से जो है वो आप हीट ले रहे हो, उसके लिए आपको वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। पहले वाले में आपको वर्क मिल रहा था, पहला वाला क्योंकि था पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ठीक है, EB वॉज पावर प्रोड्यूसिंग अर्लियर। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको रिवर्स करते हो वो बन जाएगा क्या, वो बन जाता है आपका हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेटर, जो भी इफेक्ट हो उसके आधार पे। मैं अभी मान रहा हूं कि चलो हीट पंप बना है, ठीक है, अभी के लिए वो बन गया है हीट पंप। तो हीट पंप जो है वो WB वर्क कंज्यूम करेगा, WB वर्क क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, और बदले में आपको Q1B जो है वो हीट देगा, Q1B हीट रिलीज करेगा। किसको देगा, वो सोर्स को देगा, इट विल बी डिलीवर्ड टू द सोर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि Q1B और Q1A तो सेम है भाई, कितनी है Q1 जितनी है उतनी। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, देखो समझो कि पहले तो हमने Q1A हीट ली, फिर हमने वर्क किया, फिर हमने Q2A जितनी रिजेक्ट की, फिर यहां से जो है वो Q2B हीट, वो जो रिजेक्ट की हीट, वहां से कुछ हीट जो है वो Q2B वापस से ऊपर गई। कहां पे, ये जो अपना रिवर्स किया हुआ हीट पंप था उसमें गई। ठीक है, रिवर्स्ड हीट इंजन में गई। ठीक है, उसके लिए आपने WB वर्क सप्लाई किया, और Q1B जितनी हीट जो है वो सोर्स में गई, और वो सेम है ना, Q1A और Q1B सेम है, तो वही हीट वापस से यहां पे आ रही है, वही हीट वापस से यहां पे आ रही है। अगर यही हीट, ये वाली हीट जो कि निकली है किसमें से, रिवर्सिबल हीट इंजन में से, अगर वही हीट वापस से आ रही है तो फिर आपको इस सोर्स की कहां जरूरत है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनो। अगर ये हीट Q1B और Q1A दोनों सेम है,
और वही हीट जो कि सोर्स में जा रही है और वही हीट वापस से इस हीट इंजन में आ रही है, ए वाले हीट इंजन में, तो फिर आपको इस सोर्स की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपको जो रिक्वायर्ड हीट है वो तो इस हीट इंजन से जो कि रिवर्स किया हुआ था बी वाला, वहां से मिल गई। ठीक है, तो फिर नई फिगर कुछ इस तरह से बनेगी। देखो यहां पे क्यू ए जितनी हीट जो कि लगेगी ई ए में, ई ए से नीचे आएगी। ठीक है, आपको डब्ल्यू ए जितना वर्क मिलेगा, उस डब्ल्यू ए वर्क में से कुछ वर्क आप जो है वो यूज कर लो, उससे आप ई बी को वापस से चला लो और वापस से Q1 हीट जनरेट कर लो, और बिना किसी सोर्स के, यहां पे कोई सोर्स लगा नहीं लगा, बिना किसी सोर्स के सिर्फ और सिर्फ एक सिंक के आधार पे आपकी साइकिल चल रही है ना जादू? ये जादू नहीं है दोस्तों, इसको कहते हैं वायोलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है हमको कि भाई कोई भी हीट इंजन अगर आपको चलाना है तो आपको सोर्स चाहिए, ठीक है, फिर एक हीट इंजन होगा, फिर आपको चाहिए एक सिंक, और तभी जाके आपको वर्क मिलेगा। ये कैसे होगा भाई? ये तो चलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन था, क्या एजम्पशन था अपना, कि इफिशियंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी इज अ रॉन्ग एजम्पशन। ये गलत एजम्पशन है भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कार्नोट थ्योरम इज राइट कि efficiency of B will always be greater than efficiency of A। इसका मतलब ये हुआ कि efficiency of reversible heat engine will be always greater than efficiency of the irreversible or the regular heat engine। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो आपको समझनी है। आई बात समझ में? ठीक है, ये थोड़ा ठीक से लिख के आपको दे देता हूँ। तो इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन, आई बात समझ में? चलो, तो रिवर्सिबल हीट इंजन की इफिशियंसी हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा होती है। कब? जब दोनों सेम टेम्परेचर लेवल्स के बीच में काम कर रहे हैं। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तब जाके जो भी efficiency of reversible one will be always greater than efficiency of the irreversible। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी साइकिल संसार में, ऐसी कोई भी साइकिल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिसकी इफिशियंसी कार्नोट इफिशियंसी ज्यादा हो। इसका मतलब efficiency of a Carnot cycle, efficiency of the Carnot cycle is maximum efficiency possible। इससे ज्यादा इफिशियंसी तुम कैसे भी करके नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कार्नोट इफिशियंसी से ज्यादा इफिशियंसी ले पाए। क्लियर है? अगर होता है तो वो वायलेशन है किसका? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। ये जो आप बना रहे हो उसको बोलेंगे क्या? PMM2। और PMM2 तो पॉसिबल नहीं है भाई, परपेचुअल मोशन मशीन 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो क्या होता है? क्या होता है वो? जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वायलेशन करे। उसको डिटेल में समझने के लिए एक बार उसको पढ़ना, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा कार्नोट थ्योरम। ओके, कार्नोट थ्योरम के बेसिस पे आता है क्या? कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। क्लियर है? कार्नोट थ्योरम समझ में आया? तो उसकी कोरोलरी है ये। तो उसके अंदर मतलब कि थोड़ा सा एक अल्टर्ड वर्जन है, राइट, लेकिन आया उसी के ऊपर से। क्या कहता है वो? कि द efficiency of all the reversible heat engine operating between the same temperature level is the same। राइट, क्या बात की इधर? देखो, पहले वाले में जो कार्नोट थ्योरम था ना, उसमें ये रिवर्सिबल वर्ड नहीं था। कहां पे नहीं था? मतलब आखिर में था, शुरुआत में नहीं था, हीट इंजन के साथ नहीं था। ठीक है, तो यहां पे क्या वर्ड आ रहा है कि अगर आपके पास, मैं फिगर देता हूं, ठीक है, शायद फिगर, हाँ फिगर है अपने पास। जैसे कि ये है सोर्स T1, ये है सोर्स T2। अब EA और EB दोनों ही रिवर्सिबल है। EA एंड EB बोथ आर व्हाट? बोथ आर रिवर्सिबल इंजन्स। दोनों ही रिवर्सिबल इंजन है। तो मेरे भाई दोनों की इफिशियंसी सेम ही होगी। ठीक है, पहले वाले में क्या था कि अगर पहला इरिवर्सिबल है, दूसरा रिवर्सिबल है, तो इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल विल बी लेस देन इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल। ठीक है, लेकिन अगर दोनों रिवर्सिबल है तो, और अगर दोनों सेम ही टेम्परेचर लेवल के बीच में काम कर रहे हैं तो, मतलब सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है तो फिर दोनों की इफिशियंसी सेम हो जाएगी। मतलब अगर
सभी के सभी रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं और सभी के सभी सेम टेम्परेचर लेवल के बीच में काम कर रहे हैं, तो दोनों की इफिशियंसी सेम होगी भाई। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जो फॉर्मूला है ना, सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई, फॉर्मूला जो है इफिशियंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन का, वो है 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2/T1। ये किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन को लगा लो तुम, क्लियर है? अब जब तक आपका T2 और T1 कांस्टेंट रहेगा तब तक इफिशियंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो कार्नोट थ्योरम हम समझे, करोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम समझे, और इसको इस तरह से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके आपको बहुत सारी काम आएगी। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे।